अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 14 से पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं। जैसे हमारे चैनल का थीम है आगे बढ़ो, तो मैं यही कहूँगा कि कैंडिडेट्स आगे बढ़ो और बेहतर जीने के लिए एक ऐसी अटेम्प्ट करें कि जिसमें आप कामयाब रहें। ये होपफुली सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। पहले हमने रिटन टेस्ट के लिए 2 वीडियोस अपलोड की थी, उसके बाद एक वीडियो हमने जनरल तमाम सब्जेक्ट्स के लिए पीपीएससी के इंटरव्यूज़ के लिए की थी। आज हम स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट्स के लिए कि इकोनॉमिक्स के इंटरव्यूज़ में किस किस्म के क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आ सकते हैं, और कुछ क्वेरीज़ जो आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक में दी हैं डिस्कस करने के लिए, उनको भी डिस्कस करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है वीडियोस, और शायद हम अपलोड ना कर सकें, मगर हम लाइव सेशन एक कर सकते हैं 14 से पहले, ताकि आपकी प्रिपरेशन के लिए जितनी हेल्प हम कर सकते हैं उतनी हेल्प हो सके। जो पहली क्वेरी है कैंडिडेट्स में से वो ये है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दें, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की तो एक लंबी फहरिस्त है। इकोनॉमिक्स तो इतनी वास्ट और इतनी वेरिड है इस वक्त कि आप इसका कोई क्वेश्चन गेस नहीं कर सकते कि कैसा क्वेश्चन आएगा। कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये बता देता हूँ कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन हर सेंटर पे होगा, और जो ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके क्वेश्चंस हर सेंटर पे होने हैं। मुझे फ़ीडबैक दिया है एक कोलीग ने कि 5-6 मेंबर्स नहीं हो रहे इस मरतबा इंटरव्यूज़ के लिए, तो 3 मेंबर्स का शायद वो अपना ऑस्टेरिटी के लिए या ख़र्च कम करने के लिए 3 मेंबर्स का पैनल बन रहा है। एक चेयरपर्सन होंगे, एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे और एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि 3 हूँ या 5 हूँ, आपको इससे क्या, आपने तो प्रिपेयर करना है ख़ुद को, चाहे 10 ही क्यों ना हो, चाहे 5 ही क्यों ना, चाहे 3 ही क्यों। अब आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो कि इस वक्त कोई डायमेंशन नहीं है। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होंगे वो पीएचडी डॉक्टर होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ को हेड कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे होते हैं। उनके पास टाइम रिसर्च में बहुत बिजी होते हैं, उनके पास ऐसा इतना टाइम नहीं होता कि वो करंट अफेयर्स को या सोशल मीडिया को या इसको इतना ज़्यादा कंसीडर कर सकते हो। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हर पाकिस्तानी इम्पैक्ट हो रहा है, वो क्वेश्चन तो फॉर श्योर तैयार करें। अब आपने क्योंकि बार बार ये कहा है कि हमें वो क्वेश्चंस बताएं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो हम उन पे बात पहले कर लेते हैं। अगर आप लाहौर सेंटर पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आपसे क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड के ज़्यादा पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप मुल्तान सेंटर पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के हवाले से। और कुछ हिस्सा ट्रेड का भी आपने ज़रूर टच करना है, यानी जैसे हेक्सरोलिन थ्योरी है, जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये थ्योरीज़ हैं, टैरिफ, कोटा, प्रोटेक्शन है, इस तरह ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हमने पहले भी गिनवाए हैं, आपको अभी भी गिनवा देते हैं। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान यानी इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी, इश्यूज़ इन ग्लोबल इकोनॉमी। इसके अलावा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का और इकोनोमेट्रिक्स का जो फंडामेंटल सेक्शन है, जो बेसिक सेक्शन है, जैसे OLS के असम्पशंस हैं, जैसे मल्टी कोलिनियरिटी है, ऑटो कोरिलेशन है, इस किस्म के क्वेश्चन ज़रूर पूछ जाएंगे। लाहौर सेंटर पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, टैरिफ, कोटा, टैक्सेशन, लेबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसी तरह अगर आप रावलपिंडी में हैं तो हो सकता है कि आपसे जो रिसर्च मेथड्स का क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए अब क्योंकि हर सेंटर पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स होंगे और हर सेंटर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, वहाँ पर डिफरेंट मिजाज के लोग हैं, यानी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा बारीकी में जाने के लिए, इतना डीप सोचने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सोचें जैसे मैंने अभी बताया कि मुल्तान में कैसे होंगे, साहिवाल में कैसे होंगे, सरगोदा में कैसे होंगे। आप इसको सोचें ही ना। 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 10 से ज़्यादा दिन हैं, ये 10 दिन हैं। 10 दिन हैं तो रोज़ाना एक बुक उठाएं, वो उसके एंड पे ग्लोसरी दी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर पिंडिक की बुक पढ़ी है
तो पिंडिक की बुक से आप उसकी ग्लॉसरी पढ़ें, पूरा दिन एक सब्जेक्ट की ग्लॉसरी पढ़ के उसको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट ऑफ द आर्ट टिप है कि आप जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, आइसोक्वांट्स हैं, आइसोक्वेंट है, बजट लाइन है, इलास्टिसिटी है, इंडिफरेंस कर्व्स हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करके पेरेटो ऑप्टिमैलिटी तक का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए आप सारी ग्लॉसरी एक दिन में मुस्तकिल तौर पर पढ़ें, पूरा दिन माइक्रो इकोनॉमिक्स की पिंडिक की ग्लॉसरी पढ़ें, पिंडिक की बुक से। वो एक अच्छी बुक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजी हैं। ग्लॉसरी जो एंड में दी होती है उसमें 2-2 लाइंस की, 3-3 लाइंस की डेफिनेशन लिखी होती हैं, वो आप पढ़ें। अगर आज आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया तो कल आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की लेट से फ्रॉइन की बुक से पढ़ें या आप ब्रैनसन की बुक से पढ़ें। जो भी बुक आपके पास हो उसकी ग्लॉसरी पूरा दिन पढ़ें। ISLM, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, मॉनेटरी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो देखें, जो उनकी एजम्पशंस हैं उनके एजम्पशन में क्या क्या डिफरेंस है वो देखें। इसके अलावा तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए ये गिनवाना कि ये टॉपिक्स कर लें ये मुश्किल काम है। ये कोई भी एक्सपर्ट आपको ये नहीं बता सकता कि आप ये टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा, हाँ टिप मैं इसके एंड पे दूंगा कि आप फर्दर हेल्प कैसे मिल सकती है। तो तीसरे दिन आप क्वांटिटेटिव मेथड्स का, यानी क्वांटिटेटिव जो सेक्शन है वो रखें। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को देखें, एप्लीकेशन है इसकी मैनेजरियल में और ऑप्टिमाइजेशन में, वो देख लें। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में मिनिमा, मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इनकी डेफिनेशंस देख लें। इस तरह इकोनोमेट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि इकोनोमेट्रिक्स की जो OLS के अजम्पशंस हैं, इकोनोमेट्रिक्स का रोल देख लें, इकोनोमेट्रिक्स का रोल क्या है। जो मेन टॉपिक्स हैं इकोनोमेट्रिक्स, जो सेक्शंस हैं आपके बुक के, वो आप देख लें। लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड देख लें, 2SLS देख लें, डेटा की टाइप्स देख लें, पैनल डाटा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है, टाइम सीरीज़ डाटा क्या है, टाइम सीरीज़ के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, इस तरह पैनल के लिए, पैनल एस्टिमेशन के लिए कौन से मेथड यूज़ होते हैं। फॉर इंस्टेंस GMM मेथड किस तरह प्रीफरेबल है OLS से, OLS क्यों इनएविटेबल है, इसी तरह आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप ग्लॉसरी आपको पढ़नी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वुल्ड्रिज की बुक की ग्लॉसरी पढ़ें, वुल्ड्रिज की बुक की ग्लॉसरी एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं। मैथमेटिकल अल्फासी चांग की बुक के मेन कॉन्सेप्ट्स देख लें। इसी तरह टुडेरो की बुक की ग्लॉसरी एक दिन में आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप ग्लॉसरी से करें। अगर आप कहेंगे कि जी टॉपिक्स क्या हैं, टॉपिक्स तो लंबी लिस्ट है, हम गिनवाते जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपली, मोनोप्सनी, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करके, जैसे मैंने कहा, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी तक, उधर से मैक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल स्कूल ऑफ थॉट से लेकर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह में, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, हेल्थ इकोनॉमिक्स में। तो ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब टिप क्या है, जिन स्टूडेंट्स का मैंने अभी एक कमेंट देखा, एक ग्रुप पे किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है कि मेरा इंटरव्यू पहले आ गया है, दूसरे कुछ कैंडिडेट्स को 10 दिन या 4-6 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप दिल छोटा ना करें, आपकी प्रोबेबिलिटी भी सिलेक्शन की ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी के साथ जो स्टार्ट में है इसका मतलब उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। अगर किसी का नंबर 1 पे इंटरव्यू है तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की। उसका इंटरव्यू सबसे पहले है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स भी तो उसी के हैं, जो मेरिट में मार्क्स उसी के ज़्यादा हैं। और वो भी इंटरव्यू दे के दिल छोटा ना करें, दूसरों को क्वेश्चन ठीक ठीक बता दें। इस मामले में जो बॉयज़ हैं वो थोड़े से तेज़ होते हैं, वो जाके सेंटर पे और जहाँ इंटरव्यू हो रहा होता है उसके बाहर भी खड़े हो जाते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं कि कौन कौन से टीचर कहाँ कहाँ से। मिसाल के तौर पर अगर वो उनको ये पता चल जाए कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं वो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, लोग असेस कर लेते हैं कि अच्छा अगर चेयरपर्सन आए हुए, जैसे डॉक्टर मुमताज़ हैं चेयरमैन आजकल, तो डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी साहब आए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं वो कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं मोस्ट लाइकली क्वेश्चन उनमें से आते हैं। इस तरह अगर मुल्तान सेंटर पे चले गए और मुल्तान सेंटर पे जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर जो हैं ज़ाहिर फरीदी साहब, अगर वो इंटरव्यूज़ लेने के लिए आए हुए हैं तो वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं या वो यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ाते हैं। अगर GC यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डिपार्टमेंट आए हुए हैं तो लोगों को पता होता है कि डॉक्टर बाबर अजीज़ हैं,
डॉक्टर बाबर अजीज़ कौन से क्वेश्चंस करते हैं या कौन से सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बदल भी जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप इतनी गहराई में जाने की आप कोशिश ही ना करें। हाँ, बॉयज़ जैसे मैंने कहा है कि वो जाके पूछ भी सकते हैं कौन से हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाएं। हाँ, ये हो, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो रिपीट होते ही नहीं हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंडामेंटल, जिनकी हम अभी डिस्कशन करेंगे, वो तो आप प्रिपेयर करके जाएं, उनको प्रिपेयर अलग से करें, जो अपनी तैयारी है वो अलग से करें। जो आपने, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा, जो आपने ड्रेसिंग करनी है, जो आपने अपना प्लान करना है, उसको अलग से एक दिन में निपटाएं, ईद के साथ ही निपटा दें उसको। ईद वाली तैयारी उसी तैयारी में कर लें, ईद की शॉपिंग उसी कॉन्टेक्स्ट में कर लें। जो सब्जेक्ट है, रोज़ाना एक सब्जेक्ट की ग्लॉसरी आप मुकम्मल करें। पिंडी की बुक से एक दिन करें, एक दिन ब्रैनसन या फ्रॉइन की बुक से करें, एक दिन टुडेरो की बुक करें, एक दिन वुल्ड्रिच की बुक करें, इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स देखें, एक दिन बजट के एस्टीमेट्स देखें। तो इस तरह 5 दिनों में आप तैयारी, अगर आप एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट करते हैं तो उनकी कोरिलेशन बन जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले लें, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बाद में करें, तो उनकी कोरिलेशन बन जाती है। लेकिन अगर आप सुबह माइक्रो पढ़ रहे हैं, दोपहर को आप कुछ और देख रहे हैं, शाम को कुछ और देख रहे हैं, तो इस तरह इस बात का इम्कान कम है कि आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये क्वेश्चंस हम कोई भी नहीं बता, मिसाल हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से क्वेश्चन बता सकता हूँ। यानी एक मरतबा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम, एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम क्या है, इंपोर्ट्स का वॉल्यूम क्या है, इससे लेकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान ADBP है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान ZTBL, ये सब क्वेश्चन फर्दर बारी बारी पूछे जा चुके हैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ में। एक मरतबा सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का क्वेश्चन पूछा गया था। इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि इकोनोमेट्रिक्स का रोल बताएं इकोनॉमिक्स में। इसी तरह इकोनोमेट्रिक्स कैसे हेल्प करती है इकोनॉमिक्स को एनालिसिस करने में। जो ली स्क्वेयर्स मेथड पूछा गया, 2SLS पूछा गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मुझसे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर पूछा गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पूछा गया। एक मतलब जो मैं इस जॉब पे हूँ, इसके लिए मुझसे स्टैगफ्लेशन पूछा गया। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो आप ये असेस नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस से लेकर, या इकोनॉमिक्स की जनरल डेफिनेशन से लेकर आपसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस ऑप्टिमाइजेशन तक पूछा जा सकता है। या आपसे रोस्टो की स्टेजेस हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ की थ्योरीज़ हैं, सोलोसॉन का मॉडल है या हेरोडोमर मॉडल है। तो पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते कि हमने कॉस्ट कर्व्स, इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व्स, जितने भी क्वेश्चन याद आते आएंगे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप बुक अंदर से पढ़ने के बजाय अब टाइम ये है कि आप रोज़ाना एक सब्जेक्ट को फाइनल करके सोएं। रोज़ाना एक सब्जेक्ट की ग्लॉसरी आप मुकम्मल करें। पिंडी की बुक में डंपिंग की और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, कॉस्ट के कर्व्स की, और जो फर्म का स्ट्रक्चर है उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं, बहुत अच्छे केस स्टडीज़ दिए हुए हैं। तो वो इसलिए आप पिंडी की बुक की ग्लॉसरी कर लें। अब आप आ जाएं कि जो क्वेश्चंस आपने जनरली तैयार ज़रूर करने हैं, उनमें मैं ये कहूँगा कि कोई एक आपकी फेवरेट बुक होनी चाहिए। अब बुक्स में ज़रूरी नहीं कि आप इस्लामिक स्टडीज़ का इंटरव्यू दे रहे होते या आप एथिक्स का इंटरव्यू दे रहे होते तो मैं ये कहता कि आप कुरान मजीद का अपनी फेवरेट बुक कहें। आप ऐसी बुक बताएं जिससे पता चले, जिससे अंदाज़ा हो कि आपकी इकोनॉमिक्स की सेंस बाकियों से बेहतर है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ज़िक्र सुना हो डैनियल कानमैन की जो बुक, नोबेल लॉरिएट डैनियल कानमैन की जो बुक थी थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, अगर आप उसका रिव्यू पढ़ना चाहें गूगल से, सारी बुक आपने नहीं पढ़ी मगर आप उसके मेन पॉइंट्स लिखना चाहें, एक पेज बनाना चाहें, ऐसा चाहें इस किस्म का, तो आप 1-2 घंटों के अंदर या 1 घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो आप उन्हें बताएं कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये भी आप कह सकते हैं कि मैंने अभी मुकम्मल नहीं पढ़ी मगर मैं उसे पढ़ रहा हूँ, मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े हैं तो वो बहुत अच्छी बुक है। वो गेम थ्योरी पर बेस करती है, जो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है उसको रिलेट किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने अभी मुकम्मल नहीं पढ़ी मगर मैं उसे पढ़ रहा हूँ, मैंने जितनी पढ़ी है मुझे बहुत पसंद आई है। तो इसका रिव्यू आप थोड़े देर के अंदर आप अपना कर सकते हैं। इसी तरह पर्किंस की बुक है कॉन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, थॉमस पैकेटी की जो बुक है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। तो ये 3 बुक ऐसी हैं
जिनमें से आप किसी एक बुक जो आसान लगे उनका रिव्यू आप तैयार कर लें। इन पे इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे वीडियोस भी हैं, इनके मेन पॉइंट्स पर रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं, गूगल से आप देख सकते हैं। तो ये मेरी सजेशन है। मुझे इस बार खौफ है कि जो इकनॉमिक्स के कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ये ना कहें कि हमें कुदरतुल्लाह शहाब का शहाबनामा पसंद है, या हमें बानो कुदसिया का राजा गिद्ध नावल पसंद है, या हमें उमैरा अहमद का पीर कामिल पसंद है। उससे अच्छा तासुर नहीं जाएगा। बल्कि अगर आप इकनॉमिक्स के इंटरव्यूज़ में अपेयर हो रहे हैं, इकनॉमिक्स की लेक्चरशिप आपने करनी है, तो ये मैंने आपको वर्ल्ड की बेस्ट सेलर 3 बुक्स बताई हैं। इन 3 बुक्स में से कोई एक बुक को अपनी फेवरेट बुक कहें, और अपनी फेवरेट बुक के लिए आपके पास पॉइंट्स भी होने चाहिए कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पर जो डैनियल कानमैन की बुक है वो इंसान की डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। जो थॉमस पैकेटी की बुक है वो इनकम इनइक्वालिटी यानी पुअर कंट्रीज़ का या डेवलपिंग कंट्रीज़ का वो पूरा मुकदमा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों डेवलपिंग हैं, पुअर कंट्रीज़ क्यों पुअर हैं, तो इनकम इनइक्वालिटी पर है वो पूरी बुक। और इस तरह जो कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन है वो पूरा केस है 2 आइडियोलॉजीज़ का। इसी तरह अगर आपने कहना है तो आप रिच डैड पुअर डैड को अपनी फेवरेट बुक कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो ग्राउंड तैयार किया है वो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ यानी इन्वेस्टमेंट्स पर, फाइनेंशियल डिसीजंस पर, फाइनेंशियल सोच पर किया गया है। यानी आप ये पढ़ें, इसके रिव्यूज़ पढ़ें, इस पर वीडियोज़ भी हैं, तो आप इन 4 बुक्स में से किसी एक बुक को अपनी फेवरेट बुक कहें। इस तरह जब अगर आपसे पर्सनैलिटी पूछी जाए तो बजाय इसके कि आप इधर उधर की पर्सनैलिटीज़ बताएं या किसी पॉलिटिकल चक्कर में पढ़ें, तो आप किसी नोबेल लॉरिएट का बताएं। मिसाल के तौर पर डैनियल कानमैन जो डैनियल कानमैन की बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, इसको पढ़ने या इसका रिव्यू तैयार करने का फ़ायदा ये होगा कि आप डैनियल कानमैन को अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया। इस तरह आप अमर्त्य सेन को भी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी बता सकते हैं। यानी किसी नोबेल लॉरिएट को बताएं, मोहम्मद यूनुस को बता सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस किस तरह आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि उन्होंने वंडर किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल अचीव किया है। तो इस तरह आप उनको बताएं जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स से हो, बजाय कि उनका वो जो मेन केस है वो पॉलिटिक्स से हो, जब बजाय केस जो है वो लिटरेचर से हो, आप उनको ना बताएं। तो फेवरेट बुक हो गया, फेवरेट पर्सनैलिटी हो गई। और इसी तरह जो मैंने पहले बात की है कि फ़र्स्ट जो वाले हैं वो परेशान ना हो, उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की ज़्यादा है, उनका चांस ज़्यादा है, इसलिए वो दिल खोल के दूसरों को हौसला देने के लिए क्वेश्चन बताएं और ठीक क्वेश्चन बताएं, अपनी नीयत ठीक रखें, विन विन सोचें। अगर आपने पहले इंटरव्यू दे के आप पहले फ्री हो गए हैं तो पहले इंटरव्यू देने के नॉर्मस बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, फटीक से बच जाते हैं। जब पहले इंटरव्यू देना और आखिरी इंटरव्यू देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसलिए पहले इंटरव्यू देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। एक और सिंसियर सजेशन ये है कि हर कैंडिडेट अपना 1 या 2 टॉपिक्स का डेमो तैयार करके एग्ज़ाम में जाए। 1 या 2 टॉपिक्स का डेमो तैयार करने का मतलब ये है कि आप जहाँ पर अपनी टीचिंग की एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, यानी टीचिंग की स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने एमएससी में या एमफिल में किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दी हुई है तो आप उसी को रीस्टडी करें, क्योंकि उस पर आपने रीज़नेबल टाइम लगाया हुआ है पहले, तो उस पर आपको कम टाइम लगाना पड़ेगा, कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर जो इस वक्त करंट टॉपिक्स हैं उनमें से किसी एक टॉपिक को ले लिया जाए, यानी जिससे ज़्यादातर लोग हिट हो रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो गर्ल्स के लिए ज़्यादा उसमें एक चार्म हो सकता है, वो ये कि आप कोई बुकिश टॉपिक ले लें, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो काइंड्स हैं, किस्में हैं, उन पे ले लें, या जैसे आप इंजीनियरिंग कॉस्ट कर्व्स का ले लें, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई का ले लें, मार्केट इक्विलिब्रियम का ले लें। इसी तरह ISLM कर्व का टॉपिक ले लें, एग्रीगेट डिमांड कर्व की डेरिवेशन, एग्रीगेट सप्लाई कर्व की डेरिवेशन देख लें। फर्म्स इक्विलिब्रियम है, परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली मुनाफसनी में आप वो कर सकते हैं। इन टॉपिक्स का नुकसान ये होगा कि आप बहुत कम चांस है कि आप जो पैनल का चेयरपर्सन है उसको इम्प्रेस कर सकें। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं ये बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे होते हैं डेमो के लिए। डेमो में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है आमतौर पर पैनल का चेयरपर्सन, वो चेक करना चाह रहा होता है कि ये कैंडिडेट देखने में ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे खड़ा हुआ कैसा नज़र आएगा। तो अगर किसी को डेमो के लिए कह दिया जाए उसका कॉन्फिडेंस वैसे भी बढ़ जाना चाहिए,
क्योंकि उसके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो अगर आपको डेमो के लिए कह दिया जाए तो मेरी सजेशन ये है कि आप करंट अफेयर्स का इकोनॉमिक्स का टॉपिक लें, यानी ऐसा टॉपिक लें जो चेयरपर्सन को समझ में आ रहा हो। वो कौन से टॉपिक्स हैं? टैक्सेशन का टॉपिक है, बजट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की टाइप्स, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट, इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका टॉपिक। तो इस तरह वो टॉपिक लें जो कि जैसे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का, एक्सटर्नलिटीज़ का, पॉजिटिव नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़ का। तो ऐसा टॉपिक लें जो चेयरपर्सन को समझ में आ रहा हो। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी है, कि चेयरपर्सन को अगर चेयरपर्सन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो बहुत कम चांस है कि आपकी सिलेक्शन ना हो। यानी अगर चेयरपर्सन के पास मार्क्स उतने ही हैं जितने के बाकी लोगों के पास हैं इंटरव्यू के लिए, मगर ऑफ कोर्स उसकी मैनिपुलेशन पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहे होते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर, DIG वगैरह रहे होते हैं, तो उनकी वैसे ही एक मैनिपुलेशन पैनल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। फिर वो हेड कर रहे होते हैं, फिर परमानेंट मेंबर होते हैं वो कमीशन के। तो इसे उन्होंने सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं लेना होता, उन्होंने ECS के इंटरव्यूज़ भी लेने होते हैं, उन्होंने बहुत सारी और इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी लेने होते हैं, और एक्साइज, कस्टम, पता नहीं कौन कौन से इंटरव्यूज़ वो करते हैं। तो इसलिए ऐसा टॉपिक लें जो कि चेयरपर्सन को समझ में आ रहा हो। फॉर इंस्टेंस अगर वो इंग्लिश लिटरेचर के भी बैकग्राउंड के हैं तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन समझ में आ जाएगी, उनको इन्फ्लेशन समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टाइप्स थ्योरेटिकल तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ कर लें कि फर्म्स इक्विलिब्रियम पढ़ाने लग गए तो चेयरमैन का इंटरेस्ट इतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। तो इसलिए डेमो के लिए 1 या 2 टॉपिक्स एक दिन लगा के या आधा दिन लगा के वो तैयार करें। इनकम इनइक्वालिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, लॉरेंस कर्व, जीनी कोफिशिएंट, ये बहुत अच्छा है, कि रोस्टो की स्टेजेस, इसी तरह पॉपुलेशन। हाँ, मुझे याद आ गया, एक दफ़ा मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया माल्थुजिन पॉपुलेशन ट्रैप, और वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट ने नहीं पूछा था, वो चेयरपर्सन ने पूछा था। उन्होंने माल्थुजिन पॉपुलेशन ट्रैप का पूछा कि माल्थुजिन पॉपुलेशन थ्योरी क्या है, और उन्होंने फिर उसमें पूछा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका डिफरेंस बताएं। यानी वो अगर आप ज़्यादा डिस्कशन चेयरपर्सन आपसे कर ले, इसका मतलब ये है कि आपके चांसेस भी बढ़ गए हैं। ड्यूरेशन अगर बढ़ जाए इंटरव्यू का तो भी पॉजिटिव साइन है। इसे डेमो के लिए कह दें तो पॉजिटिव साइन है, आपको MPhil के लिए या आपके बेस्ट टीचर के लिए पूछना शुरू कर दें या आपसे पर्सनल पूछना शुरू कर दें तो ये पॉजिटिव साइन है। तो इस पे भी आप तैयार करें 1 या 2 टॉपिक्स का डेमो आपका अच्छा। अगर डेमो तैयार हो तो फिर डेमो तैयार हो, फिर ऐसे रट्टा भी ना लगे, थोड़ा कन्विंसिंग स्टाइल में, थोड़े से जेस्चर्स के साथ, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी जिससे आपकी टीचिंग स्किल शो हो रही हो, ऐसे आपकी साउंड क्वालिटी ठीक हो, आपने एक्सप्रेस करना है। अगर किसी को डेमो कह दिया गया इसका मतलब ये है कि उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं सिलेक्शन के, उसको कॉन्फिडेंस के साथ डेमो देना चाहिए। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी पर्टिनेंट है करंट सिनेरियो में, वो ये है कि अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर की सीट ऑफ़र की जाए, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, तो आप इस इकॉनमी को, इस वक्त जो क्राइसिस हिट इकॉनमी है, इसके लिए क्या करेंगे, आप कैसे पॉलिसी बनाएंगे? उसका जो आंसर है वो हम अभी बताते हैं। पहले आप ये देख लें कि ज़रूरी नहीं कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाए, आपको सेक्रेटरी फाइनेंस भी कहा जा सकता है, आपको पॉलिसी मेकर भी कहा जा सकता है, आपको प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक असिस्टेंट हैं या इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं, वो भी कहा जा सकता है। इसलिए आप कंफ्यूज ये तो ना हो। किस्सा मुख्तसर ये है कि अगर आपको किसी भी रोल में ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को या ग्लोबल इकॉनमी को इस वक्त जो क्राइसिस दरपेश है, इससे आप निकलने के लिए क्या स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश करेंगे, तो इसके लिए भी आपको 2 मिनट तक का एक बोलने का आपके पास ऑप्शन हो। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी कैपेसिटी में पूछा जाए, आपसे वैसे ही पूछा जा सकता है कि इस वक्त इकॉनमी में पाकिस्तान क्राइसिस में है, आप इसके लिए कैसे, क्या इक़दाम तजवीज़ करते हैं या आप इसके लिए क्या रेमेडीज़ सजेस्ट करते हैं। ये बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो वीडियोज़ इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट्स देख रहे हैं, ये बहुत सारे टिप्स या बहुत सारी बातें ऐसी जो हमने पिछली वीडियोज़ में जनरल तमाम लोगों के लिए की हुई हैं, उन पे आपने ज़रूर ध्यान देना है, उनको आपने ज़रूर एक दफ़ा देख के
उनको फॉलो करना है। उसमें से कुछ क्वेरीज़ हैं और भी 2-3 रहती हैं, वो भी मैं इस वीडियो में भी डिस्कस करूँगा। अब आ जाएं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी कैपेसिटी में, फॉर इंस्टेंस आपको फाइनेंस मिनिस्टर का रोल दे दिया गया है, तो आप हंस के ये कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं, थैंक यू वेरी मच इस पोजीशन के लिए, मुझे कंसीडर करने के लिए। आई विश कि आप जल्दी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। यानी जिस बंदे ने आपको कहा है कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर का रोल दे दिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर का रोल आप इस पर थोड़ी सी जॉय एक्सप्रेस करें। आप कहें कि बहुत शुक्रिया मुझे इस जॉब के लिए कंसिडर करने के लिए, या मेरे बारे में ऐसा सोचने के लिए। आई विश यू वुड बी द प्राइम मिनिस्टर सून। आप ये बता सकते हैं कि आप बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर बन जाएं ताकि आप मुझे अपनी कैबिनेट में ले सकें। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैं पसंद करूँगा कि ऐसी गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर बनूं जो पॉलिटिकली स्टेबल और सॉलिड ग्राउंड्स पर हो। मैं 2 किस्म की पॉलिसीज़ कंसीडर करूँगा। कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, कुछ लॉन्ग टर्म रेमेडीज़ हैं। शॉर्ट टर्म रेमेडीज़ क्या हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इशू है वो इन्फ्लेशन का है। तो इन्फ्लेशन को 2 तरह से शॉर्ट टर्म में हल किया जा सकता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ये हो रहा है कि लोगों की नेट इनकम ड्रास्टिकली कम हो गई है। आप ये ना कहें कि मैं सब्सिडी दे दूंगा या मैं कीमतें कम कर दूंगा। कीमतें आप इस वक्त कम नहीं कर सकते, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्टर ही क्यों नहीं हैं, क्योंकि आपके पास 2 बड़े इश्यूज़ हैं इस वक्त। एक तो ये कि इन्फ्लेशन है, दूसरा ये कि आपके ऊपर बैंकरप्ट होने का या आपको डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मंडला रहा है। आपने इसमें से फौरी निकलना है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। फौरी कैसे निकल सकते हैं? आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एतमाद विन करके निकल सकते हैं। IMF के बारे में हमारे यहाँ बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, वो ये कि IMF शायद $1 अरब को माने नहीं रखती। $190 करोड़ की क्या बात है जो इतना उसके नीचे इतनी आवाम को टेंशन दे रहे हैं। भाई ये $1 अरब नहीं है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एतमाद है। अगर IMF आपको बेल आउट पैकेज दे देता है, चाहे वो $50 करोड़ का ही क्यों ना हो, इसका मतलब ये है कि IMF की जायज़ा रिपोर्ट, IMF की एडवाइजरी काउंसिल, IMF के बोर्ड ने आपको ओके कर दिया है। उसके बाद आपको आपके फ्रेंड्स और दूसरे कंट्रीज़ भी लोन दे देते हैं। तो इसलिए ये ना कहें कि मैं सब्सिडीज़ दे दूंगा या मैं कीमतें कम कर दूंगा। आप कीमतें कम करके आपको IMF से डील नहीं मिलेगी, सब्सिडी देकर आपको IMF से डील नहीं मिलेगी। बल्कि आपके पास ऑप्शन क्या है कि जो क्लास हिट हो रही है उसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, या पॉइंट्स बना लें। जो आंसर करना होगा वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा कि टोटल आंसर मेरा अगर मुझसे क्वेश्चन किया जाएगा तो क्या होगा। वैसे मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स समझा रहा हूँ कि सब्सिडी देना मसले का हल नहीं है। कीमतें आप कम कर नहीं सकते, कीमतें कम करेंगे, सब्सिडी देंगे तो आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि IMF आपको पैकेज नहीं देगा। आप कहें कि इस वक्त जो क्लास हिट है शॉर्ट टर्म में, जो बैडली जिसको इम्पैक्ट हुआ है, मैं उसको रिलीफ दूंगा कैसे? क्योंकि उसकी नेट इनकम कम हो गई है, तो उनको रिलीफ पैकेज दे दिया जाएगा। जैसा कि कल पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, अगरचे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी IMF का जो पॉलिसी है उससे डाइवर्जन है। तो वैसे भी ना तो ये सूबाई महकमा है वापडा वाला, और ना ही सूबाई महकमों के पास कोई डायरेक्ट ऐसा कोई मेकनिज़म है कि वो 100 यूनिट कम से बिजली को फ्री कर दें। बल्कि ये हो सकता है कि हम उनको, जैसे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 12-12 हज़ार रुपये का पैकेज दिया था, तो हम कोई इंस्टेंट रिलीफ दे दें, या हमने इनको 2000 का पैकेज इस गवर्नमेंट ने पर मंथ अनाउंस किया है। तो 2000 तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स है, मैं उसको एबॉलिश कर दूँगा, और उसको एबॉलिश करके जो डायरेक्ट टैक्स है मैं उसको इंक्रीज़ कर दूँगा, जैसे कि सुपर टैक्स आयद किया गया है। तो ये इंस्टेंट रिलीफ होगा। यानी वहाँ से जो, क्योंकि वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं फिर उससे बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर आप जनरल सेल्स टैक्स कम कर देंगे बेसिक नेसेसिटीज़ पर, तो उससे बजट डेफिसिट बढ़ सकता है। तो आप ये कहेंगे कि एट द सेम टाइम जो एलीट क्लास है या जो रिच क्लास है, जो वेल ऑफ क्लास है, उस या जिनका मुनाफा 300 मिलियन रुपीज़ सालाना से ज़्यादा है या 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, हम उस पर 10% सुपर टैक्स भी लगा रहे हैं, 4% सब इंडस्ट्रीज़ पर सुपर टैक्स लगा रहे हैं। तो जो हिट क्लास है, जिसको बैडली इम्पैक्ट जो टारगेट हो गई है, उसको इंस्टेंट रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? या तो उसको कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए, या फिर उसको जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर उनको जनरल सेल्स टैक्स में रिलीफ दे दिया जाए।
तो आप कह सकते हैं कि मैं उनके लिए एक स्पोर्ट प्रोग्राम अनाउंस करूँगा। किसी भी ऐसी चीज़ के लिए आप स्पोर्ट प्रोग्राम अनाउंस ना करें जो कि इंपोर्ट की जा रही हो। मिसाल के तौर पर अगर आप ये ना कहें कि मैं फ्यूल पे दूंगा, फ्यूल पे यानी पेट्रोल डीजल पे दूंगा, पेट्रोल डीजल पे मत दें, क्योंकि पेट्रोल डीजल की डिमांड को हुकूमत ने कम करना है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का पर्पज़ सिर्फ ये नहीं है कि बजट डेफिसिट को कम किया जाए या सब्सिडी को रिमूव, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाने का ये भी पर्पज़ है कि उसकी डिमांड इंटेंशनली कम की जाए। वो अलग बात है कि हमने 60% तक कीमतें बढ़ाई गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी 12 से 16% तक कीमतों डिमांड में कमी हुई है। इसकी इलास्टिसिटी क्योंकि लेस देन यूनिटी है तो इतनी ही होनी थी, लेकिन हुकूमत को अच्छा रिलीफ मिल जाता अगर ये 30-40% तक इसकी डिमांड में हम लोग कंजम्पशन आइटम्स के लिए कमी कर देते। शॉर्ट टर्म के लिए हम दो अनाउंस कर रहे हैं, एक स्पोर्ट प्रोग्राम देंगे वल्नरेबल क्लास को, और दूसरा हम उनको बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर जो जीएसटी है वो रिमूव कर देंगे, आटा, दालें, घी और चीनी वगैरह पर। अब आ जाए लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसके लिए आप क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो तो वही है जो हमने पीछे बताए। उनमें ये स्पोर्ट प्रोग्राम आप लंबे अरसे के लिए कैरी नहीं कर सकते, सब्सिडीज़ का प्रोग्राम आप लंबे अरसे के लिए कैरी नहीं कर सकते, इसलिए सब्सिडीज़ को ग्रेजुअली रिमूव करना है इन एनी केस, चाहे वो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, सब्सिडीज़ को रिमूव होना चाहिए एक्सेप्ट 2 थिंग्स। नंबर 1 बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन। बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन हर शहरी को प्रोवाइड करना एक वेलफेयर स्टेट की या एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तो बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ पर आप सब्सिडी दें तो, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उस पर आप सब्सिडी दें। इसके अलावा सब चीज़ों पर जो बिजनेसेस हैं उन पे सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। जो पेट्रोलियम है, कंजम्पशन आइटम है किसी के लिए भी, तो आप उनके लिए सब्सिडी ख़त्म करना रिकमेंड कर सकते हैं 3 चीज़ों के सिवा। नंबर 1 बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी आप एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए उस पर सब्सिडाइज प्लांटेशन करवा सकते हैं, सब्सिडाइज्ड आप जो फेयर है वो दे सकते हैं, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। नंबर 3 हमारा बजट डेफिसिट है जो पूरे क्लास को बैडली हिट कर रहा है या जो इंडस्ट्री को हिट कर रहा है, वो आपने देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 2 पेट्रोलियम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है वो बैडली हिट कर रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जबकि हम अपना जो ग्लेशियर्स और दरियाओं का जो पानी है वो समंदर में भेज रहे हैं, उसके लिए हमें डैम्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड किया। तो आप लॉन्ग रन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ये रिकमेंड कर सकते हैं कि मैं क्लीनर प्रोडक्शन की तरफ जाऊंगा, जो क्लीन एनर्जी है यानी अदर देन फ्यूल है उसकी तरफ हम जाएंगे। उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम हो जाएगी, उसे बिजली सस्ती अवेलेबल होगी, गैस की बचत होगी। बिजली यहाँ प्रोड्यूस होगी तो अब गैस आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो रशिया से हो, चाहे वो ईरान से हो या कहीं से भी हो। तो उसके लिए आप यानी पावर जनरेशन जो है वो हाइड्रो मेथड के साथ आप रिकमेंड करेंगे। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो बजट और ट्रेड का डेफिसिट को रिमूव करना है। जब आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो बजट डेफिसिट भी कम हो जाएगा और ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ें हैं इसके लिए। और जो लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा चीज़ काम आती है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को या जो ये जितने भी सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं इनको आप लॉन्ग रन में कैरी नहीं कर सकते, बल्कि आपने वो एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पे आजकल देखी होगी कि बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट्स हैं पता नहीं कितने बिलियन डॉलर पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की आधी पॉपुलेशन या जितनी भी ख़वातीन थी वो सब की सब उन्होंने हौजरी और टेक्सटाइल के प्रोडक्शन पे लगा दिए, स्किल दे दिया उनको। जबकि पाकिस्तान में हमने ख़वातीन को ज़्यादातर जो है वो नॉन प्रोडक्टिव कामों में, यानी बेंजरिंग को सपोर्ट प्रोग्राम में एक खातून सुबह आती हैं, दोपहर तक लाइन में लगी रहती हैं और 2000 रुपये या 4000 रुपये जितने भी बेंजरिंग सपोर्ट प्रोग्राम के हैं वो ले के वो खर्च कर जाती हैं। उससे उनकी स्किल डेवलप नहीं हो रही, उससे उनको जो है वो फर्दर, यानी आप किसी को मछली दे दें तो मसला हल नहीं होता, लेकिन आप मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें तो मसला हल हो जाता है, वो खुद मछली पकड़ लेगा। बांग्लादेश ने ऐसे ही तरक्की की है। तो उसका जो टेक्सटाइल सेक्टर है उन्होंने ख़वातीन को काम पे लगाया है, ख़वातीन को स्किल दी है। उसमें जैसे हमने पहले जिक्र किया मोहम्मद यूनुस का बड़ा कलीदी रोल है माइक्रो फाइनेंसिंग का।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये आप इसको क्विकली कह सकते हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और बजट डेफिसिट में हमने पहले कहा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को आप कम नहीं कर सकते, लेकिन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक एमरजेंसी लगानी है तो इकोनॉमिक एमरजेंसी ट्रू सेंस में नज़र आनी चाहिए। और इसी तरह जो पावर जनरेशन है उसके अंदर हमने अब डिस्कस किया कि हाइड्रो के अलावा हमारे पास सोलर का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो सोलर पे भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए आप देख लें, आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो आप जनरली थैंक यू बोलें, उसके बाद उनको बताएं कि जो एक इसके लिए जो पिवटल रोल है, जो फंडामेंटल रोल है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। पॉलिटिकली स्टेबल अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो ये जो हमारी गवर्नमेंट को कहीं से भी कर्ज नहीं मिला, ये IMF अभी तक इसे हो, क्योंकि वो ये वल्नरेबिलिटी है, ये हुकूमत की स्टेबल हुकूमत नज़र नहीं आ रही ना किसी को। कभी इलेक्शन की बात होती है, कभी कुछ, तो वो इसलिए नहीं हो रहा, एग्री नहीं कर रहा IMF, क्योंकि उन्हें पता है कि आज मैंने लोन देना है, आज मैंने लोन एग्री करना है, तो कल इन्होंने जो असम्बली डिज़ोल्व करके इलेक्शन की तरफ चले जाना है। तो और फिर जिस तरह ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदा पूरा नहीं किया, फिर अगली निगरान गवर्नमेंट या वो कहेंगे पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदा पूरा नहीं किया। तो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी की बात मैंने की, सर्कुलर डेट की बात की, वो भी आप देख लें टॉपिक, स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का क्या फ़ायदा नुकसान हुआ है, सर्कुलर डेट क्या होता है, सर्कुलर डेट का क्या फ़ायदा नुकसान क्या है। ये जो हमने उधार पे जो LNG टर्मिनल्स हैं, इनको भी देख लें। तो इसके बाद जनरली आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, और डायरेक्ट फिर आप कहें जी जो रेमेडीज़ हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अलग अलग हैं। बाय द वे वो आपसे कुछ सीखना नहीं चाह रहे होंगे, वो सिर्फ देखना चाह रहे होंगे कि आप कितने गहराई में सोचते हैं, आप कैसे चीज़ों को डील करते हैं। तो इसके लिए आप इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, अभी देख सकते हैं। आपने देखा कि मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं IMF के रिगार्डिंग। IMF की रिगार्डिंग मुझे फिर फीडबैक में मेरे एक वेल विशर ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप IMF को अच्छा बयान करें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छा बयान करें, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बुरा बयान करें। मुझे एक बात समझ नहीं आती हमारी कौम की, मैंने उन्हें फिर एग्ज़ाम्पल दी कि ये जो ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर जो सारे लोग हॉस्टल के लॉन में चारपाई बिछा के लेटे हुए हैं मोबाइल हाथ में पकड़ के, ये सब भी IMF को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं हमारी गुमनाहियों का, हमारी कोताहियों का। दुनिया में सबसे आसान काम जो है वो दूसरों को ब्लेम करना है अपनी नाकामी, अपनी फेलियर्स के लिए। IMF आज तक किसी के पास नहीं गया कि मेरे से आगे कर्जा ले लें, ये हम हैं जो IMF के पास जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे रेलिवेंट ये कहूँगा कि अगर आप IMF को अच्छा नहीं कहना चाहते पैनल के सामने, तो आप बुरा भी मत कहें, आप न्यूट्रल रोल ले लें, न्यूट्रल रोल ले लें। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन शो मत करें, किसी सेक्ट के साथ, किसी इंटरनेशनल या नेशनल ग्रुप के साथ आप अपनी एफिलिएशन मत शो करें इंटरव्यू के अंदर। ये मत शो करें कि आप यानी ब्लैक या वाइट में मत रहें, बल्कि ग्रे एरिया में रहें। ग्रे एरिया क्या है कि आप एटलीस्ट इन चीज़ों में न्यूट्रल रहें। मैं छोटा सा एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं ये समझता हूँ कि IMF का रोल जो है वो इतना नेगेटिव ऐसे नहीं जैसा कि पाकिस्तान का आम आदमी समझता है। हर वो आदमी समझता है, मैंने इस पर एक तहरीर भी लिखी है कुछ तो ख्याल करके, कि उसमें हर किसी को एड्रेस किया गया है। बेसिकली वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे है कि एक PN से लेकर या एक गरीब से लेकर जो हमारा हुक्मरान है उस तक कोई भी तो ख्याल नहीं कर रहा। ऐसे में आप IMF को, अमेरिका को, किसी को आप क्यों मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं? अगर वो साजिश कर लेते हैं आप, तो हमारा दिमाग किधर गया हुआ है, हम क्यों नहीं साजिश का तोड़ कर सकते? इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप किसी गवर्नमेंट को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी इंटरनेशनल नेशनल एजेंसी को, उसमें ना तो आइडियलाइज़ करें ना ही उसके ख़िलाफ़ बात करें। एटलीस्ट न्यूट्रल रहें इंटरव्यू के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो सामने लोग बैठे हैं वो किस पार्टी के साथ उनकी हमदर्दी है, या किस सेक्ट के साथ उनकी हमदर्दी है, या किस कास्ट के साथ उनकी हमदर्दी है। इसलिए और इसी तरह जेंडर को कभी भी क्रिटिसाइज़ ना करें। ये जो मर्दों की आदत है ना, औरतों पे लतीफ़े सुनाने वाले, बीवियों के लतीफ़े बनाने वाली, या बीवियों की जो आदत है मर्दों के शोहरों पे बातें करने वाली, इस किस्म का तासुर ना जाए कि आप किसी जेंडर के ख़िलाफ़ हैं, या कोई मेल ये ना कहे कि औरतों को घरों में ही रहना चाहिए। तो
इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि जो सामने बैठा है हो सकता है वो इस चीज़ को बहुत और तरफ ले जाए। हो सकता है कि वो ये इस बात का कायल हो कि 100 के 100% लोगों को काम करना चाहिए। ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि वो ये समझता हो कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ जो बैठा हुआ पैनलिस्ट है वो उसको गलत समझ रहा हो। तो इसका हल क्या है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाए कि क्या ख़वातीन को मुआशरे में काम करना चाहिए, तो आप इसका आंसर ये करें कि जिन में टैलेंट है, जिन में कैपेसिटी है, उनको करना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर टैक्स मनी से कोई फ़ीमेल लेडी डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनी हैं तो उनको काम करना चाहिए, उनको ज़रूर करना चाहिए। अगर हो सकता है कि जो पैनल का चेयरपर्सन है उनकी बीवी भी खुद कहीं किसी ज़िले के अंदर डिप्टी कमिश्नर हों या कमिश्नर हों। साहिवाल डिवीज़न के आजकल कमिश्नर खातून हैं, मैडम सिल्वत सईद। तो इसलिए आप ये स्वीपिंग स्टेटमेंट मत दें कोई भी। स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या है कि औरतों के ख़िलाफ़ या मर्दों के ख़िलाफ़ बात, या मर्दों के निखट्टू होने की, या औरतों के काम ना करने की, या औरतों को पर्दे में बंद करने की, या चार दीवारी के अंदर बंद करने की। या आप ये भी मत सोचें कि जो पैनल के अंदर कोई दाढ़ी वाला पैनलिस्ट है तो वो यकीनन आपकी फ़िलॉसफी से जो आपने कहा उससे एग्री भी कर रहा होगा। ये बात ज़रूरी नहीं है। इसी तरह ऐसा भी मुमकिन है कि कोई क्लीन शेव हो लेकिन वो औरतों को घरों में रखने का कायल हो। इसलिए मेरी सजेशन ये है इंटरव्यू के अंदर, वैसे तो आपने वहाँ पे विद इन सेकेंड्स डिसीजन करना होता है कि क्या कहना है, मगर मेरी सजेशन ये है कि आप ग्रे एरिया में रहने की प्रैक्टिस करें। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स की तरफ ना जाएं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई सेक्ट है, चाहे कोई इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अमेरिका को दिल से गलत नहीं समझते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका को समझते हैं कि जो ज़्यादा काम करता है, जिनका ज़्यादा दिमाग चलता है, कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं, तो ठीक है। अमीर का अपना मिजाज होता है, अमीर की अपनी वर्ल्ड होती है, गरीब की अपनी वर्ल्ड होती है। इसी तरह वेस्ट की अपनी वर्ल्ड है, ईस्ट की अपनी वर्ल्ड है। ना तो किसी को ग्लोरीफाई करें और ना ही किसी को कंडेम करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपके इंटरव्यू में आपकी रिफ्लेक्शन, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस्लाम के लिए इन जनरल, इस्लामिक आइडियालॉजी के लिए, पाकिस्तान की आइडियालॉजी के लिए, टू नेशन थ्योरी के लिए, इसी तरह ख़वातीन के लिए, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए, इनके लिए जो आपका उनकी जो कौमी और मिली खिदमात हैं उन पे फोकस रहना चाहिए। उनकी पर्सनल ज़िंदगियों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हज़रत कायद आज़म की, ना हज़रत अल्लामा इकबाल की, ना ही जनाब लियाकत अली ख़ान साहब की। तो इसलिए मैं ये कहूँगा किसी भी एफिलिएशन की तरफ मत जाएं। अब जो एक मेरे पास और पॉइंट आया हुआ है वो है थीसिस को कैरी करने का। देखिए मैंने एक ग्रुप में भी पोस्ट किया था, मैं यहाँ पे भी ये पिक्चर शो कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि आप इंटरव्यू में एक बैग लेके जाएं। ऐसा इस किस्म का ये ब्रीफ सा एक बैग है, इस किस्म का बैग लेके जाएं। यानी ये वो मेडिकल रैप्स वाला बैग भी नहीं है और वो लैपटॉप वाला बैग भी नहीं है जो ऐसे गिर जाएगा। यानी आप इस बैग को हाथ में पकड़ के एंटर हों और बैठते ही अपनी चेयर के साथ ऐसे बिल्कुल साथ ऐसे रख दें। आप चेक करें इस बैग के अंदर दो चीज़ें इस बैग के अंदर दो चीज़ें आपके होनी चाहिए। एक आपका थीसिस और इसी तरह एक ब्रीफ सी आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल। ज़्यादा चीज़ें भी ना हों और ये दो मिनिमल चीज़ें इसके अंदर हों। और एक दूसरी चीज़ जो ये इसको ऐसे पकड़ के आप ऐसे इसके नीचे ये कोशिश करें कि इसी किस्म का लेने नीचे एक फुटिंग सी बनी हुई है, ये ऐसे भी हो जाता है और एक फुटिंग सी बनी हुई है और इसको आप ऐसे ले जाके अपनी चेयर के साथ बैठते हुए यहाँ रख दें। ज़्यादा चीज़ें भी ना हों। मिसाल के तौर पर जिससे ये बैग बहुत एक एग्जैक्टिव लुक आनी चाहिए, एक एग्जैक्टिव लुक। इसके अंदर थीसिस ज़रूर होना चाहिए, आपका थीसिस भी होना चाहिए और ब्रीफ सी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल भी होनी चाहिए जिसमें असनाद वगैरह हों।
अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको, गर्ल्स का तो बैग एक दूसरा भी होता है, यानी उन्होंने एक छोटा सा बैग उनके पास वैसे भी होता है, उसमें भी वो रख सकते हैं, उसको थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा करके साथ ले जा, बड़े साइज़ का ले जा सकती हैं। जहाँ तक बॉयज़ की बात है, तो बॉयज़ आम मैंने देखा है अक्सर कि वो चीज़ें जो स्टफ़ है वो अपनी जेबों में डाल लेते हैं। जेब में डालने से उसका नुकसान ये होता है कि जेब में बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी सी आगे पीछे इरिटेटिंग सी लगती हैं। जैसे मैंने देखा है कि मेल्स का आमतौर वो एक इतना मोटा सा वॉलेट बना के वो पीछे वाली पॉकेट में डाल लेते हैं, उससे पीछे हिप के ऊपर अलग से ही एक फोड़ा सा नज़र आ रहा होता है उनका। तो आप ये प्लीज़ मत करें। आप वो उस दिन आप मिनिमम सा अपना बंदोबस्त करके जाएं जो आपकी जेब में या इसी बैग के अंदर थोड़े से कहीं साइड पे पैसे और चीज़ें, इसकी जो ये ज़िप होती है, इस ज़िप के अंदर ही बस थोड़ी सी चीज़ें हों। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने एक मोबाइल इधर पकड़ रखा है, एक मोबाइल इधर पकड़ रखा है और एक मोटा सा पीछे आपने एक फोड़ा भी बना रखा है और इसी तरह पेंसिलें भी रख रखी हैं। तो इतना स्टफ़ लेके जाने की, एटलीस्ट इंटरव्यू के रूम में एंटर होने की इतना स्टफ़ लेके ज़रूरत नहीं है। एक बैग रखें और उसके अंदर ही आपका एक आध पेज हो, उसके अंदर ही आपका एक पेन हो, दैट इज़ सफिशेंट। तो इसके अलावा जो मोबाइल वगैरह है, जो चीज़ें हैं, वो अपनी बाहर ही किसी को दें या बाहर ही उसको कम से कम ऑफ़ ज़रूर रखें। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको खुदा न खासा मोबाइल ही बजने लग जाए, या मोबाइल आपके पास ऐसे लग रहा है जैसे आप 2-3 मोबाइल रखने के शौकीन हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा क्वालिटीज़ ऑफ 2-3 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर देख लें। वाई वी शुड सेलेक्ट यू, इसका आंसर देख लें। तो वो तो इंट्रोडक्शन में ही आपको बता देना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो एक क्वेश्चन है वो आपसे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप वीकनेस ऐसी बतानी होती है जो कि एक्चुअली स्ट्रेंथ हो। मिसाल के तौर पे आप वीकनेस ये बता सकते हैं कि मैं मल्टीटास्कर नहीं हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ, मैं अखबार पीता हूँ। मैं अखबार ऐसे पढ़ता हूँ जैसे मैंने एग्ज़ाम देना हो। कोई मैं बुक पढ़ता हूँ तो मैं ऐसे पढ़ता हूँ जैसे मैंने इसका एग्ज़ाम देना हो। या मैं कोई भी काम करने से पहले उस पर होमवर्क बहुत ज़्यादा करता हूँ जिससे मेरे दोस्त इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए यानी हो वो क्वालिटी, अच्छा ट्रेट हो, मगर आप उसको अपनी वीकनेस के तौर पे बताएं। इस तरह जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का एरिया है वो तो आप बहुत सारी बता दें। क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर जो हैं वो आप स्ट्रेंथ के तौर पे बता सकते हैं और वो आपसे रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है कि हमें आपको सिलेक्ट क्यों करना चाहिए, तो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैं डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से सर्व कर सकता हूँ, मेरा पैशन है टीचिंग। ये आप इंट्रो में भी कुछ सेंटेंसेस बता सकते हैं और अलग से भी आपका क्वेश्चन, अगर आपका इंट्रो प्रॉपर्ली तैयार नहीं होगा इन चीज़ों के साथ, तो फिर वो आपसे अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपको जज करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन या ऐसी बातें उन लोगों से की जा रही होती हैं आमतौर पे जिनको उन्होंने थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा देना होता है, या जिनको उनको लगे कि हाँ भी ये पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो ये तो वो पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में थी, या मैंने फैच किए या मुझे ऑनलाइन आप लोगों ने बताए, तो मैंने उन पे कोशिश किया कि उनको डिस्कस करूं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से हम किनार करे। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक लाइव सेशन भी करें, उसमें आपके क्वेश्चन भी हों, तो हम जूम लिंक के साथ भी बात कर सकते हैं और हम यूट्यूब पे लाइव भी आ सकते हैं। तो उसमें यह है कि आप उस टाइम पे ज़रूर अवेलेबल हों, ऐसा ना हो कि लाइव अकेला ही डॉक्टर यू बैठा हो। अगर आपको ये लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो लाइक को हिट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर लें, तो उससे ये है कि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि सब्सक्राइबर्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो फिर उससे सिर्फ ये है कि मोनेटाइजेशन का तो मुझे नहीं आइडिया है कब होनी है कब नहीं होनी, या इसमें कोई जो ये इस किस्म के चैनल्स हैं इन पे मोनेटाइजेशन कभी कोई पता नहीं हुई है या नहीं होती, मगर ये है कि उससे एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि यार चलो लोग मुझे देख रहे हैं, लोग इस पर फीडबैक दे रहे हैं, तो उस पर काम करना चाहिए। तो इससे ये मोटिवेशन होती है। और इसका जो बेसिक पैरामीटर है वो यही है कि अगर आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हों, अगर आपका वॉचिंग टाइम कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा हो, व्यूज़ बेहतर हो रहे हों, तो फिर मोटिवेशन मिल जाती है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको थोड़ा सा मेरी मोटिवेशन के लिए भी सोर्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।